नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 11th का अध्याय दूसरा स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने की कोशिश करना चाहते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना होना। किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना होना, यानी व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। अब देखिए, स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों से मुक्त होना, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो, यानी व्यक्ति पर खुद हो, या उसे सामाजिक स्तर पर, पूरे समाज के स्तर पर देखा जाए। व्यक्ति पर व्यक्तिगत स्तर और समाज के स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति बिना किसी बाहरी बाधाओं या रोक टोक अपनी इच्छाओं, विचारों और कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकता है। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति बाहरी रूप से, यानी बाहर से उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, उसकी इच्छाओं पर, विचारों पर, कार्यों पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कोई भी काम कर सकता है। तो ये हुआ हमारी स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों से मुक्त होना, व्यक्तिगत स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, और व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। व्यक्ति बिना बाहरी बाधाओं के, बिना रोक टोक के अपनी इच्छाओं और विचारों को, कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा गया है। अब देखो, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। हमारे पास एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। अब दोनों को परिभाषित किया गया है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक ऐसा भाग है इसमें हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं होती, हमारे मन में जो इच्छा है हम वो कर सकते हैं। इसलिए इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव भी होते हैं जो हमारे समाज पर पड़ते हैं। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ है बाधाओं की अनुपस्थिति, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं है व्यक्ति के पास, तो इसलिए इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी व्यक्ति किसी भी तरह की बाधा से मुक्त हो, यानी व्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है, अपनी इच्छानुसार काम कर सके। वो अपनी इच्छानुसार कोई भी काम कर सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, उस पर कोई बाधा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता जो हम सभी लोगों को प्राप्त है, हमारे देश में सकारात्मक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर। हम अपनी स्वतंत्रता को पहचान सकते हैं और उसे विकसित भी कर सकते हैं। इसमें बाहरी बाधाओं को हटाने के साथ साथ व्यक्ति को उसकी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार काम करने की शक्ति दी जाती है। अब देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता में हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय हमें किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। इसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसमें हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपनी स्वतंत्रता को विकसित कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं बिना बाधाओं के, लेकिन इसमें कुछ हमारे ऊपर प्रतिबंध रहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते समय किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी और की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। इन कुछ जिम्मेदारियों को हमें सकारात्मक स्वतंत्रता में पहचानना होता है और उनको निभाना भी होता है। तो ये हमारे स्वतंत्रता के दो प्रकार थे, एक हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता और एक हो गई सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता में हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगली स्लाइड में देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य का
नियंत्रण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को जो पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है और उस पर राज्य का क्या नियंत्रण है। अब देखो इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक स्वतंत्र समाज में व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को राज्य कैसे संतुलित करता है। अध्याय यह भी बताता है कि एक स्वतंत्र समाज में व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को राज्य कैसे संतुलित करता है। यानी इसमें क्या बताया गया है, एक स्वतंत्र समाज में व्यक्ति को कौन से अधिकार दिए गए हैं और राज्य जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है उसे कैसे संतुलित करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाए और नियमों के माध्यम से सभी के हितों की सुरक्षा करे। अब राज्य देखो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है। जो राज्य है वो सभी व्यक्तियों के लिए कानून बना लेता है कि अगर कोई इस तरह का गलत काम करेगा तो उसे कानूनन दंड दिया जाएगा। तो इसलिए स्वतंत्रता को कुछ कानूनों के दायरे में लाकर रख दिया गया, तो स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। यानी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल तो करेगा लेकिन राज्य के नियंत्रण में रहकर। राज्य ने जो कानून बनाए होंगे उन कानूनों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा। इसीलिए ताकि समाज में सामूहिक शांति और व्यवस्था बनी रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में शांति और व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। ये थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या होगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी जाएगी लेकिन राज्य के नियंत्रण वाली स्वतंत्रता होगी। राज्य के नियंत्रण वाली स्वतंत्रता का मतलब राज्य जो कानून बनाएगा व्यक्ति को उन कानूनों को ध्यान में रखकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना होगा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। हमारे पास जो स्वतंत्रता है इस स्वतंत्रता के साथ हमें कौन से उत्तरदायित्व दिए गए हैं। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का ही नाम नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ उत्तरदायित्व भी जुड़े हैं। यानी हमें जो स्वतंत्रता दी गई है इसके साथ हमें कुछ जिम्मेदारियां और कुछ उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ तक सही है जहाँ तक अन्य लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना हो। इनके कहने का मतलब ये है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता का उपयोग हमें सिर्फ अपने लिए करना है। हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कर सकते। हमें अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है लेकिन किसी और की स्वतंत्रता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके सामाजिक दायित्वों से जुड़ी होती है। यानी हर व्यक्ति जो है उसकी स्वतंत्रता के साथ उसे समाज के कुछ दायित्व दिए गए हैं। इन दायित्वों में ये कहा गया है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे लेकिन किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए स्वतंत्रता का उपयोग करते समय सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें तो समाज को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि जो हमारा समाज है वो संतुलित रहे। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों की हमें साथ में आवश्यकता है। एक के बिना दूसरे का कोई मौलिक तत्व नहीं रह जाएगा। अगर समाज में समानता नहीं होगी तो कुछ लोगों को दूसरे की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। इसलिए समाज में हमें समानता और स्वतंत्रता दोनों की साथ में आवश्यकता होती है। एक लोकतांत्रिक समाज में सभी नागरिकों के पास समान अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी लोकतांत्रिक समाज में क्या होना चाहिए, सभी नागरिकों के पास समान अधिकार भी होने चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो स्वतंत्रता के साथ हमारे पर जो दो प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यानी हमारे ऊपर दो प्रतिबंध के मुख्य स्रोत हैं। एक प्रतिबंध लगता है राज्य और सरकार के द्वारा। यानी हमारी सरकार ने जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हमारी सरकार ने हमारे ऊपर कौन से प्रतिबंध लगा रखे हैं, यह वह प्रतिबंध होते हैं जो सरकार कानूनों
नियमों के माध्यम से समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू करती है। यानी सरकार हमारे पर जो प्रतिबंध लगाती है वो कानूनों के रूप में लगाती है, नियमों के रूप में लगाती है, जो हमारे समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। यानी सरकार हमारे ऊपर कानून के माध्यम से कुछ प्रतिबंध लगाती है जो हमारी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी होते हैं, ताकि कोई और व्यक्ति हमारी स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचा सके। ये कानून नागरिकों की सुरक्षा, यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति, न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपराधिक गतिविधियां, यानी अगर कोई अपराध करता है तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो वो आपराधिक गतिविधियां नहीं होंगी शामिल। पर रोक, यातायात नियमों का पालन करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई किसी व्यक्ति को अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये हमारे राज्य सरकार द्वारा या सरकार द्वारा हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो कानूनों और नियमों के माध्यम से वो लगाते हैं। तो प्रतिबंध का दूसरा स्वरूप हम देखते हैं समाज और परंपराओं द्वारा। हमारे समाज ने और हमारी परंपराओं ने भी हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। यह वह प्रतिबंध होते हैं जो समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक या पारिवारिक मान्यताओं और परंपराओं से आते हैं। इन प्रतिबंधों में व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करना पड़ता है। अब ये प्रतिबंध हमारे समाज से हमें मिलते हैं, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नैतिक और पारिवारिक परंपराओं से आते हैं। इन प्रतिबंधों को सामाजिक मानदंडों के आधार पर हमें मानना चाहिए, रीति रिवाजों के आधार पर और परंपराओं का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए विभिन्न सामाजिक समाजों में शादी, पहनावे, आचार व्यवहार, धार्मिक कृत्यों के प्रति सामाजिक मानदंड होते हैं जो हम मानते हैं, जिनको उल्लंघन करने पर सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, यानी समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, आलोचना का सामना करना पड़ता है। उद्देश्य ये प्रतिबंध समाज में सामूहिक, सांस्कृतिक, नैतिक संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं। कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित भी करते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। जो हमारे ऊपर हमारे समाज ने, हमारी सरकार के कानून और नियमों के माध्यम से जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, अब ये जानते हैं। ये प्रतिबंध, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। समाज में जो शांति व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए तो हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भलाई में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ती है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए, कानून और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है। कानून की रक्षा के लिए और न्याय की रक्षा के लिए। व्यक्तिगत विकास और सुरक्षा के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे समाज के लिए और व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध आवश्यक हैं, इसलिए इनको लागू भी किया जाता है। अब अगला है हानि सिद्धांत, और हानि सिद्धांत देने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। अब देखते हैं हम हानि सिद्धांत क्या है। हानि सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अंग्रेज दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में से 1859 में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल तभी तक सीमित किया जाना चाहिए जब उसके कार्यों से दूसरों को हानि या नुकसान हो। इसमें यह कहा गया अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब हमें सीमित करना चाहिए अगर वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय उसे वह किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो हम उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
एक बार फिर जानते हैं हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत में ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहा है और स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय वह किसी और को हानि पहुंचा रहा है या हानि पहुंचने की संभावना है, तो इसे कहा जाता है हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत का मुख्य विचार। हानि सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की पूरी छूट होनी चाहिए, लेकिन उसकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां उसके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति के हानि पहुंचने की संभावना होती है। राज्य या समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल तब है जब उसके कार्य दूसरों के लिए नुकसानदायक हों। अब देखो हानि सिद्धांत में क्या कहा गया। हानि सिद्धांत में यह कहा गया कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, वो अपनी स्वतंत्रता इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जब उसके कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचने की संभावना होती है। राज्य या समाज को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल तब है जब उसके कार्य दूसरों के लिए नुकसानदेह हैं। यानी राज्य भी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन तब करेगा जब वो अपने अधिकारों के माध्यम से, स्वतंत्रता के माध्यम से किसी और को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो वो इसका उपयोग कर सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की आज़ादी, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यह एक हमारा अधिकार ही है। मानवाधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं, मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्ति को मौखिक विचार प्रस्तुत कर सकता है, व्यक्ति लिखित कर सकता है, कला का प्रदर्शन कर सकता है, संगीत का, अन्य माध्यमों से अपनी बात रखने की आज़ादी प्रदान करता है। बिना किसी डर, दबावों या सरकारी हस्तक्षेप के इस स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है। यानी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोग अपने विचारों को साझा करते हैं या प्रकट करते हैं और समाज में बदलाव के लिए आवाज उठा सकते हैं। यानी कोई भी जो लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने लिखित कला में कर सकते हैं, संगीत में कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम किसी और की स्वतंत्रता को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगली स्लाइड। तो इसी के साथ ही हमारा